नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर धारा जी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी का जो मुख्य परीक्षा होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए वर्ष 2019 में सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने वर्ष 2018 में सामान्य हिंदी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके मुख्य परीक्षा में उसको मैंने पूरा आप लोग को सॉल्व करा दिया है सभी क्वेश्चनों को। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो निश्चित ही जाकर दिखेगा, हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है। तो आज की इस क्लास में हम लोग वर्ष 2019 में सामान्य हिंदी से सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिए हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, देखो संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। दूसरा है ओ स्वर का उच्चारण स्थान है। तीसरा है य का उच्चारण स्थान है। और चौथा है आपका प्राणत्व की दृष्टि से ख तथा घ कौन सी ध्वनि है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक पहला में आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। दूसरा ओ स्वर का उच्चारण स्थान है। तीसरा य का उच्चारण स्थान है। और चौथा प्राणत्व की दृष्टि से ख तथा घ कौन सी ध्वनि है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जानते हैं आखिर इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या पूछा गया है, सबसे पहले आपसे पूछा गया है संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। क्या पूछा गया है आपसे, संयुक्त स्वर। ठीक है, संयुक्त स्वर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जानते हैं कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। तो वे स्वर जिसका निर्माण अन्य स्वरों की सहायता से किया जाता है। ठीक है, संयुक्त स्वर किसे कहा जाएगा, तो वे स्वर जिसका निर्माण, वे स्वर जिसका निर्माण अन्य स्वरों की सहायता से किया जाता है। अन्य स्वरों की सहायता से किया जाता है। सहायता से किया जाता है। वे स्वर जिसका निर्माण अन्य स्वरों की सहायता से किया जाता है क्या कहलाता है जी, आपका संयुक्त स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है, संयुक्त स्वर। ठीक है, संयुक्त स्वर कहलाता है, ये आपको याद रखना है। अगर मैं उदाहरण बताऊं तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखो, आप लोग को उदाहरण लिख लेना है ना। उदाहरण में क्या हो जाएगा, जैसे कि ए हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा आपका, ओ हो जाएगा और आपका अ हो जाएगा। ठीक है, देखो ए का निर्माण कैसे होता है, जब अ और ई का आप मेल करोगे, जब अ और ई जब आपस में मिलेगा तब किसका निर्माण हो जाएगा, ए का निर्माण हो जाएगा। वैसे ही अ का निर्माण कैसे होगा, जब अ के साथ ए मिलता है तब किसका निर्माण होता है, अ का निर्माण होता है। वैसे ही आपका ओ का निर्माण कैसे होगा जी, जब अ और उ को मिलाया जाएगा तब ओ का निर्माण होता है। और अ का निर्माण कैसे होगा, जब आपका अ के साथ ओ को मिलाया जाएगा ना तब किसका निर्माण होता है, आपका अ का निर्माण होता है। आगे सबको समझ में। तो वे स्वर जिसका निर्माण अन्य स्वरों की सहायता से किया जाता है वही क्या कहलाता है, आपका संयुक्त स्वर कहलाता है। इसकी संख्या आपका 4 है, ए ओ और औ। और ध्यान रखना इसको आपका विजातीय स्वर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विजातीय स्वर की संख्या कितनी है, तो आपका 4 है, ए ओ और औ। विजातीय स्वर किसे कहेंगे, जब असमान जाति के स्वर आपस में मिलते हैं ना उसी को आपका विजातीय स्वर कहा जाता है। जब असमान जाति, देखो विजातीय सीधा नाम समझ में आ रहा है, तो जब असमान जाति के स्वर आपस में मिलते हैं तब इसी को विजातीय स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 4 है, ए ओ और औ। ए का निर्माण हुआ है अ और ई को मिलाकर। अब आप ही लोग बताओ, अ और ई क्या समान स्वर है, समान जाति के स्वर है, समान जाति के स्वर तो नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा देखो जैसे कि आपका आ है, आ का निर्माण कैसे होता है, अ धन अ से होता है। अब यहाँ पास मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, सजातीय स्वर बोलूंगा, क्योंकि इसका निर्माण समान जाति के स्वर से हुआ है। ठीक है, लेकिन ए का निर्माण कैसे हुआ है, अधन ई से, अधन ई से हुआ है। मतलब यहाँ असमान जाति के स्वर से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो संयुक्त स्वर को आपका विजातीय स्वर के नाम से भी आपका जाना जाता है, ये आपको याद रखना है जी। ठीक है, इसकी संख्या 4 है, कौन कौन सा, ए ओ और औ। तो अगर आपसे एग्जामिनर पुनः क्वेश्चन करे कि संयुक्त स्वर किसे कहते तो बताना है वे स्वर जिसका निर्माण अन्य स्वरों की सहायता से किया जाता है क्या कहलाता है, संयुक्त स्वर कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मैंने बताया ए ओ और औ। ए का निर्माण अ और ई से होता है, ए का निर्माण अ और ए से होता है, ओ का निर्माण अ और उ से होता है और औ का निर्माण अ और ओ से होता है। आगे सबको समझ में। चलो अब उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा गया, देखिए उसके बाद पूछा गया है ओ स्वर का उच्चारण स्थान है। अब आपसे पूछा जा रहा है ओ स्वर का उच्चारण स्थान है। ठीक है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन को। आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो ओ स्वर है, ओ स्वर
तो ओ का उच्चारण स्थान है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना, ओ का निर्माण किससे होता है बच्चों? ओ का निर्माण होता है आपका अ और उ से। ओ का निर्माण होता है आपका अ और उ से। और अ का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। कहाँ से होता है? कंठ से। और उ का उच्चारण कहाँ से होता है? ओंठ से होता है। कहाँ से होता है? ओंठ से। ठीक है, तो अगर आपसे कल के डेट में पुनः क्वेश्चन पूछे कि ओ का उच्चारण कहाँ से होता है, तो आपको बताना है कंठ और ओंठ दोनों से। ठीक है, कंठ और ओंठ दोनों से होता है, इसीलिए ओ को किस नाम से जानते हैं? ओ को आपका कंठोष्ठ्य वर्ण के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कंठोष्ठ्य वर्ण के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही सरल है। ओ का निर्माण कैसे होता है? अ और उ से। अ का उच्चारण होता है कंठ से और उ का उच्चारण होता है ओंठ से। ठीक है, तो कंठ और ओंठ से ओ का उच्चारण होने के कारण इसको कंठोष्ठ्य वर्ण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कंठोष्ठ्य वर्ण के नाम से। अब देखो, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि ओ स्वर का उच्चारण स्थान है। तो भैया जब ओ को पूछ सकता है तो बाकी स्वर का उच्चारण स्थान भी पूछ सकता है। तो चलिए अब आपको मेरे साथ याद करते चलना है बाकी सभी स्वर का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है जी, सभी चीज को आपको ध्यान रखना है। बाकी सभी स्वरों का उच्चारण कहाँ कहाँ से होने वाला है, आपको मेरे साथ याद करते चलना है। देखो, अगर आपसे पूछेगा अ और आ, अ और आ जो स्वर होता है इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तो इसका उच्चारण होता है कंठ से। कहाँ से? कंठ। कंठ मतलब हमारा गला से, इसीलिए इसको कंठव्य स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कंठव्य स्वर। इसको कंठव्य स्वर के नाम से जानते हैं। सेम चीज, छोटा ई और बड़ा ई, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? इसका उच्चारण होता है जी आपका तालु से। कहाँ से? तालु से। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? तालव्य स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो, तालव्य स्वर कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? ओंठ से होता है। कहाँ से होता है? ओंठ से। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? ओष्ठव्य स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओष्ठव्य स्वर, ये भी आपको ध्यान रखना है। हो गया। अब बारी किसका है? आपका ऋषि का री। तो ऋषि के री का उच्चारण कहाँ से होता है? आपका मूर्धा से होता है। कहाँ से होता है? मूर्धा से। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं जी? मूर्धन्य सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्धन्य सा। ठीक है, इसको सॉरी, इसको मूर्धन्य री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्धन्य री या मूर्धन्य स्वर बोलते हैं। ठीक है, मूर्धन्य स्वर, ये आपको ध्यान रखना है। री का उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए इसको मूर्धन्य स्वर बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ए और ए, ए और ए की बारी आता है। तो याद रखना, ए का निर्माण कैसे होता है? देखो, ए का निर्माण होता है जब आप अ और ई को मिलाओगे, तब किसका निर्माण होता है? ए का निर्माण होता है। ठीक है, जब आप अ और ई को मिलाते हो तब ए का निर्माण होता है। और अ का उच्चारण होता है जी आपका कंठ से, और ई का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से। कहाँ से? आपका तालु से। तो याद रखना है, ए और ए इन दोनों का उच्चारण कहाँ से होता है जी आपका? कंठ और तालु दोनों से। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? आपका कंठ तालव्य वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। कंठ तालव्य वर्ण बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अ और आ का उच्चारण कंठ से, ई और ई का तालु से होता है, उ और ऊ का ओंठ से होता है, री का मूर्धा से होता है, ए और ए का कंठ और तालु दोनों से होता है। इसलिए इसको कंठ तालव्य वर्ण या कंठ तालव्य स्वर के नाम से जानते हैं। वैसे ही बात करते हैं ओ और औ का। ओ और औ, और हमारा क्वेश्चन क्या था? ओ का उच्चारण कहाँ से होता है करके। तो ओ का निर्माण कैसे होता है? मैंने बताया, ओ का निर्माण होता है अ और उ से। तो अ का उच्चारण कंठ से हो गया और उ का उच्चारण आपका ओंठ से। तो इसीलिए ओ और अ का उच्चारण कंठ और ओंठ दोनों से होता है। कहाँ से होता है? आपका कंठ और ओंठ। कंठ और ओंठ दोनों से होता है, इसीलिए इसको आपका कंठोष्ठ वर्ण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कंठोष्ठ वर्ण या कंठोष्ठ स्वर। याद करें, देखो अब इसको पूछा जा रहा है ओ को, तो जाहिर सी बात है ना, कल के डेट में ऊ को पूछ सकते हैं, ऊ का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, ई का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, अ का उच्चारण कहाँ से हो रहा है। तो सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो अ और आ का उच्चारण होता है कंठ से, ई और बड़ा ई का उच्चारण होता है तालु से, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण होता है ओंठ से, री का उच्चारण होता है आपका मूर्धा से, ए और ए का उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है, ओ और अ का उच्चारण कंठ और ओंठ से होता है। आगे सबको समझ में है ना। तो ओ का उच्चारण आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा गया। देखिए, ओ का उच्चारण स्थान है, तो ओ स्वर का उच्चारण स्थान मैंने बता दिया, कंठ और ओंठ, इसलिए इसको कंठोष्ठ स्वर या कंठोष्ठ वर्ण के नाम से जानते हैं। होपफुली दोनों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो वे स्वर जिसका निर्माण अन्य स्वरों की सहायता से किया जाता है संयुक्त स्वर कहलाता है। मैंने कुछ उदाहरण दिए, ए ओ और औ। ठीक है, और मैंने बताया ए का निर्माण कैसे होता है, ए का निर्माण कैसे होता है, ओ का निर्माण कैसे होता है, और आपका औ का निर्माण कैसे होता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ओ स्वर का उच्चारण कहाँ से होता है। तो मैंने बताया ओ स्वर का उच्चारण कहाँ से होता है? आपका कंठ और ओंठ से, इसीलिए इसको कंठोष्ठ स्वर या कंठोष्ठ वर्ण बोलते हैं। ठीक है, अगर ओ को आप तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे? अ और उ से।
आ का उच्चारण देखो, आ का उच्चारण कंठ से होता है और ऊ का आपका ओठ से होता है, इसीलिए इसका उच्चारण ओ का कहां से हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। ठीक है, कंठ और ओठ हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो अब पूछा गया क्वेश्चन, य का उच्चारण स्थान है। जबरदस्त प्रश्न है ना, य का उच्चारण स्थान है। आपको बताना है कि य का उच्चारण स्थान कहाँ है, मतलब य का उच्चारण कहाँ से होता है, ये आपको बताना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि य का उच्चारण स्थान, ठीक है, य का उच्चारण स्थान है। तो याद रखना, य का उच्चारण, य का उच्चारण कहाँ से होता है, य का उच्चारण होता है आपका तालु से। कहाँ से होता है जी, आपका तालु से होता है। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, य का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से। आप लोग वर्ण विचार में पढ़ोगे, वर्ण विचार में आप लोग को पढ़ना है अंतस्थ वर्ण। क्या पढ़ना है, अंतस्थ वर्ण। ठीक है, आप लोग पढ़ोगे वर्ण विचार में अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण की संख्या आपका कितना, आपका 4 है। कौन कौन सा, य, र, ल और व। अंतस्थ वर्ण की संख्या कितना है जी, आपका 4 है। कौन कौन सा, य, र, ल और व। ठीक है, तो इसी से क्वेश्चन पूछा गया है, देखो कि य का उच्चारण कहाँ से होता है, तो य का उच्चारण आपका तालु से होता है। तो कल के डेट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि र का उच्चारण कहाँ से होता है, ल का उच्चारण कहाँ से होता है और व का उच्चारण कहाँ से होता है। तो सभी को आपको याद करना है। आपको पता लग गया कि य का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है। और र का उच्चारण, अगर आपसे पूछेगा र का उच्चारण, र का उच्चारण कहाँ से होता है, तो आपको बताना है जी र का उच्चारण मूर्धा से होता है। कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। अगर आपसे पूछेगा ल का उच्चारण, ल का उच्चारण कहाँ से होता है, तो ल का उच्चारण होता है दांत से। कहाँ से, आपका दांत से होता है, ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछेगा व का उच्चारण, व का उच्चारण कहाँ से होता है, तो आपको बताना है व का उच्चारण आपका दांत और ओंठ दोनों से होता है, दांत और ओंठ से। इसीलिए व को आपका दंतोष्ठ वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दंतोष्ठ वर्ण। ये आपको अच्छे से याद रखना है, आगे सबको समझ में। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि य का उच्चारण कहाँ से होता है, तो य का उच्चारण होता है आपका तालु से। फिर मैंने बताया यह किस में आता है, यह आपका अंतस्थ वर्ण में आता है। और अंतस्थ वर्ण की संख्या कितना, आपका 4 है। अंतस्थ वर्ण की संख्या 4 है। कौन कौन सा, य, र, ल और व। जिसमें से क्वेश्चन पूछा गया था य का उच्चारण कहाँ से होता है, तो य का तालु से होता है। र का उच्चारण मूर्धा से होता है, आपको ध्यान रखना है। ल का उच्चारण दांत से होता है और व का उच्चारण दांत और ओठ दोनों से होता है, इसीलिए व को दंतोष्ठ वर्ण बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यह से क्वेश्चन पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है ये र से भी क्वेश्चन आ सकता है, ल से भी आ सकता है, व से भी आ सकता है। और यहाँ एक चीज और आपको ध्यान रखना है, अंतस्थ वर्ण की संख्या कितना है, तो आपका 4 है। कितना है जी, 4 है। तो ये भी हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो प्राणत्व की दृष्टि से ख तथा घ कौन सी ध्वनि है। अब चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन है, देखो प्राणत्व की दृष्टि से ख तथा घ कौन सी ध्वनि है। जबरदस्त प्रश्न है जी, है ना। प्राणत्व की दृष्टि से ख तथा घ कौन सी ध्वनि है, आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्राणत्व की दृष्टि से क्या पूछा जा रहा है, ख और घ। एक बार क्वेश्चन को पुनः दिखा दे रहा हूं, देखो ख और घ, है ना। प्राणत्व की दृष्टि से ख और घ कौन सी ध्वनि है। चलिए जी, अब जो पूछा जा रहा है उसको मैं पुनः लिख दे रहा हूं। आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है प्राणत्व की दृष्टि से ख और घ कौन सी ध्वनि है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब चलिए, अब आप लोग को मैं बताता हूं वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे प्राण वायु के आधार पर। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं, फिर आप लोग को आंसर ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। देखो प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर वर्णों के प्रकार। तो प्राण वायु के आधार पर वर्ण है ना, ये आपका 2 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा जी आपका अल्प प्राण वर्ण, पहला क्या हो जाएगा, अल्प प्राण वर्ण। और दूसरा हो जाएगा आपका महाप्राण वर्ण। दूसरा क्या हो जाएगा, बोलो, महाप्राण वर्ण। ठीक है, अब आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये प्राण वायु क्या होता है। तो जब भी हम लोग कोई भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो जो वायु हमारे मुख से बाहर जाता है उसी को बोला जाता है आपका प्राण वायु। तो प्राण वायु के आधार पर वर्णों के 2 प्रकार है, अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण। ठीक है, अल्प प्राण वर्ण और आपका महाप्राण वर्ण। तो अल्प प्राण वर्ण किसे कहेंगे, इसकी संख्या कितनी है, महाप्राण वर्ण किसे कहेंगे, इसकी संख्या कितनी है, ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अल्प प्राण वर्ण की संख्या आपका कितना है, 30 है। और महाप्राण वर्ण की संख्या कितना है, आपका 14 है। ठीक है, अब ये 30 कौन कौन सा है, चलिए अब पहले जानते हैं कि आखिर अल्प प्राण वर्ण किसे कहते हैं जी। ठीक है, अल्प प्राण वर्ण किसे कहा जाता है, अल्प प्राण वर्ण किसे कहते हैं, पहले जान लेते हैं। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, वे वर्ण जिनका
उच्चारण करते समय मुख से कम मात्रा में प्राणवायु बाहर आता है। मुख से कम मात्रा में प्राणवायु बाहर आता है। कम मात्रा में प्राणवायु बाहर आता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से कम मात्रा में प्राणवायु बाहर आता है, क्या कहलाता है जी? आपका अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्प प्राण वर्ण। अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। ठीक है। और मैंने बताया इसकी संख्या कितना है, देखो इसकी संख्या 30 है। तो जब भी कोई चीज में आपको संख्या पता होता है तो संख्या को आपको मेंशन करना है। इसकी संख्या 30 है। ठीक है। इसकी संख्या कितना है बोलो? इसकी संख्या 30 है। अब ये 30 कौन कौन से है? देखो 30 कौन कौन से है तो याद रखना है, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का आपका हो जाएगा पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण। पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण। और दूसरा आपको ध्यान रखना है अंतस्थ व्यंजन के सभी वर्ण हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन के सभी वर्ण। और तीसरा आपको ध्यान रखना है, तीसरा क्या हो जाएगा आपका? तीसरा हो जाएगा आपका सभी स्वर। चलिए, इसकी संख्या 30 है बोला गया है। अब बोला जा रहा है कि स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। मैं स्पर्श व्यंजन बना दे रहा हूं, क ख ग घ अंग, उसके बाद आपका च छ ज झ य हो जाएगा। उसके बाद आपका ट ठ ड ढ अना हो जाएगा। उसके बाद आपका त थ द ध न हो जाएगा। उसके बाद आपका प फ ब भ म। ये स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, आप सभी को पता ही होगा। तो बोला जा रहा है कि स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है। ये पहला वर्ण हो जाएगा। ठीक है। और ये आपका तीसरा वर्ण हो जाएगा। और ये आपका पांचवा वर्ण हो जाएगा। ये किस में आता है? ये आपका अल्प प्राण वर्ण में आता है। किस में आता है? अल्प प्राण वर्ण में। साथ ही बोला जा रहा है अंतस्थ व्यंजन के सभी वर्ण। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं जी। कौन कौन सा? आपका य, र, ल और व। ठीक है। य, र, ल और व। तो ये कितना हो गया? 15, 15 4 19। और स्वर की संख्या कितना? आपका 11। कौन कौन से 11 स्वर है? आ हो जाएगा, छोटा ई हो जाएगा, बड़ा ई हो जाएगा, री हो जाएगा, छोटा ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। उसके बाद ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा और आपका अ हो जाएगा। ये आपका 11 स्वर है। तो ये 4, 11 4 15 और 15 और 15 कितना हो जाएगा? 25। तो मैंने क्या बताया कि अल्प प्राण वर्ण की संख्या आपका 30 है। ये आपका 30 है टोटल। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि प्राणत्व की दृष्टि से ख और घ कौन सा वर्ण है? तो देखो ख और घ किस में आ रहा है? देखो ख और घ इसमें आ रहा है क्या? ख और घ आपका अल्प प्राण में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अल्प प्राण में केवल स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। ख और घ नहीं आ रहा है। तो हमको समझ में आ गया कि जो आपका ख और घ है ये अल्प प्राण वर्ण नहीं है। अब देखिए महाप्राण वर्ण किसे कहेंगे? महाप्राण वर्ण किसे कहा जाएगा? तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय अधिक मात्रा में प्राणवायु मुख से बाहर आता है। ठीक है जी। अधिक मात्रा में प्राणवायु मुख से बाहर आता है। मुख से क्या होता है बोलो? बाहर आता है। अधिक मात्रा में प्राणवायु मुख से बाहर आता है। इसे ही क्या कहा जाता है? आपका महाप्राण वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाप्राण वर्ण। तो महाप्राण वर्ण कहलाता है। ये आपको याद रखना है। वे स्वर जिसका उच्चारण करते समय, या वे वर्ण है ना, स्वर नहीं, वे वर्ण जिसका उच्चारण करते समय अधिक मात्रा में प्राणवायु मुख से बाहर आता है, महाप्राण वर्ण कहलाता है। इसकी संख्या मैंने बताया है, इसकी संख्या 14 है। इसकी संख्या 14 है। अब ये 14 कौन कौन सा? देखो स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा को तो हमने अल्प प्राण में देख लिया है। अब क्या बचा है? दूसरा और चौथा वर्ण। तो क्या हो जाएगा? स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ख और घ प्राणत्व की दृष्टि से कौन सा वर्ण है? तो ख और घ किस में आएगा? ख और घ ये आ रहा है किसमें? दूसरा और चौथा वर्ण, है ना। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण किस में आता है? महाप्राण वर्ण। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ख और घ
प्राणत्व की दृष्टि से कौन सा वर्ण है, तो ये आपका महाप्राण वर्ण है। कौन सा वर्ण है जी, महाप्राण वर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका आंसर आपको मिल गया। ठीक है, तो ख और घ आपका महाप्राण वर्ण है, समझ में आ गया। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण वर्ण कहलाता है। इसकी संख्या 14 है ना। तो देख लो, चलो मैं बता ही दे रहा हूं, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, उसके बाद ट ठ ड ढ न, उसके बाद आपका त थ द ध न, उसके बाद आपका प फ ब भ और आपका म। तो बोला जा रहा है स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण, ये दूसरा हो जाएगा और आपका ये चौथा हो जाएगा। तो यही तो क्वेश्चन पूछा गया था, ख और घ कौन सा वर्ण है करके। ठीक है, आगे होगा सबको समझ में। और क्या बोला गया है देखो, और इसकी संख्या 14 है, तो यहाँ पास कितना हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, और 4 कौन सा हो जाएगा, उष्म व्यंजन। ठीक है, और 4 आपका उष्म व्यंजन हो जाएगा। और उष्म व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं आपका, शक्कर के साथ, षटकोण के साथ, सरोता के साथ और हलवाई के साथ। ये इसकी संख्या 14 हो जाएगा, और इसकी संख्या आपका 30 है। अल्प प्राण की 30 है और महाप्राण की संख्या आपका 14 है, ध्यान रखना है। तो ख और घ किस में आएगा, आपका महाप्राण वर्ण में आ जाएगा। ठीक है, तो होपफुली चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है जी। ठीक है, चलो, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था, देखो संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, मैंने बता दिया। वे स्वर जिसका निर्माण अन्य स्वरों की सहायता से किया जाता है संयुक्त स्वर कहलाता है। ओ स्वर का उच्चारण स्थान मैंने बताया, ओ का निर्माण अ और उ से होता है, तो अ का उच्चारण कंठ से और उ का ओंठ से, तो इसीलिए ओ का उच्चारण कंठ और ओंठ हो जाएगा। उसके बाद या का उच्चारण स्थान मैंने बता दिया, देखो पूरा मैंने लिख के भी बताया जी, है ना। या का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है मैंने बता दिया, या का उच्चारण होता है आपका तालु से, र का मूर्धा से, ल का दांत से और व का दांत और ओंठ दोनों से। फिर आपसे पूछा गया था ख और घ कौन सा वर्ण है प्राणत्व के दृष्टिकोण से, तो प्राणत्व के दृष्टिकोण से जो ख और घ है आपका महाप्राण वर्ण है, ये आपको याद रखना है। तो हमारा पहला प्रश्न हमने पूरा सॉल्व कर लिया, होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में, है ना। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जी, निम्नलिखित शब्दों के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। चलो, बहुत जबरदस्त प्रश्न है ये भी, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित शब्दों के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपको पर्यायवाची शब्द बताना है इन सभी शब्दों का। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि पर्यायवाची शब्द को किस नाम से जानते हैं। पर्यायवाची शब्दों को आपको समानार्थी शब्द के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बोलो, समानार्थी शब्द के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न शब्दों का समानार्थी शब्द लिखिए, तो पर्यायवाची शब्द को ही क्या बोलते हैं, समानार्थी शब्द के नाम से जानते हैं। तो झंडा, झंडा का 4 पर्यायवाची लिखना है, तो झंडा का हो जाएगा आपका, देखो केतु, ध्यान से सुनिए और याद करिए। ठीक है, झंडा का क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो केतु हो जाएगा, केतु। केतु के बाद आपका ध्वजा हो जाएगा, ध्वजा के बाद हो जाएगा आपका पताका, पताका के बाद हो जाएगा जी आपका निशान। क्या हो जाएगा, निशान। ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा, बोलो झंडा का। याद करिए, केतु ध्वजा पताका निशान, क्या हो जाएगा, केतु ध्वजा पताका और निशान। मेघ का 4 पर्यायवाची, मेघ मतलब क्या होता है आपका बादल, बादल हो जाएगा। बादल के बाद घटा हो जाएगा, घटा के बाद वर्तजन्या हो जाएगा, वर्तजन्या के बाद आपका जीमूत हो जाएगा, जीमूत। और बहुत सारे पर्यायवाची बादल के, जैसे कि आपका जलद, नीरद, वारिद, जलद हो जाएगा आपका, है ना, नीरद हो जाएगा आपका, वारिद हो जाएगा आपका, ठीक है, अम्बुद हो जाएगा। ये सब किसका पर्यायवाची होता है, बादल का पर्यायवाची होता है। बादल का पर्यायवाची कैसे बनता है, जब जल के पर्यायवाची में आप द शब्द जोड़ते हो तब बादल का पर्यायवाची बनता है, और द का शाब्दिक अर्थ होता है देने वाला। ठीक है, तो पानी को कौन देता है, बादल ही देता है, सभी को पता होगा। तो जलद, नीरद, वारिद, अम्बुद, ये सब बादल का पर्यायवाची होता है। तालाब का 4 पर्यायवाची याद करिए, तालाब का आपका हो जाएगा ताल हो जाएगा, ताल, सर हो जाएगा, सर के बाद ध्यान रखना सरोवर हो जाएगा, सरोवर के बाद आपको ध्यान रखना है ताड़ाग, ताड़ाग के बाद आपको ध्यान रखना है पोखर। ठीक है, पोखर, और आपको ध्यान रखना है जलाशय। ये सब किसका पर्यायवाची होता है, तालाब का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखना जी, है ना। ताल, सर, सरोवर, ताड़ाग, पोखर, जलाशय। चलो, वृक्ष का क्या क्या पर्यायवाची होता है, वृक्ष का आपका पेड़ हो जाएगा, पेड़, पेड़ के बाद आपको ध्यान रखना है कल्प, कल्प के बाद आपको ध्यान रखना है द्रुम, द्रुम के बाद आपको ध्यान रखना है विटप। ठीक है, तो पेड़, कल्प, द्रुम, विपट, विटप, विटप, ये सब किसका पर्यायवाची होता है, आपका वृक्ष का। तो झंडा का देखो जी, केतु, ध्वजा, पताका, निशान। मेघ का बादल, घटा, वर्तजन्य, जीमूत, जलद, नीरद, वारिद, अम्बुद। तालाब का ताल, सर, सरोवर, ताड़ाग, पोखर, जलाशय। वृक्ष का पेड़, कल्प, द्रुम और आपका विटप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो मैंने आप लोग को पूरा पर्यायवाची बता दिया। तो पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, आपको पर्यायवाची अच्छे से करना है।
पर्यायवाची करने के फायदे भी है, आपका शब्दावली अभी स्ट्रांग होगा, ठीक है, शब्दावली अभी आपको स्ट्रांग होगा। और पर्यायवाची पढ़ने से हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी पता लगता है कि पर्टिकुलर कोई शब्द को उसको और किस किस नाम से जाना जाता है करके। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब आपको विलोम शब्द बताना है, ठीक है। पर्यायवाची हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम मतलब क्या होता है आपका उल्टा, उल्टा शब्द, या इसी को विपरीतार्थक शब्द के नाम से जानते हैं। विलोम शब्द को किस नाम से जानते हैं जी? विलोम शब्द को आपका उल्टा, उल्टा शब्द के नाम से जानते हैं, या इसी को आपका विपरीतार्थक शब्द किस नाम से जाना जाता है? विपरीतार्थक, इसी को आपका विपरीतार्थक शब्द के नाम से जाना जाता है। तो निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम क्या हो जाएगा? निषिद्ध का हो जाएगा उचित हो जाएगा। निषिद्ध मतलब बेकार होता है, ठीक है। निषिद्ध का आपका विलोम क्या हो जाएगा? उचित हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? उचित, या इसी को हम लोग विहित भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विहित भी बोल सकते हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद रिजु, रिजु, रिजु का आपका विलोम क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। रिजु मतलब सीधा होता है, और सीधा का उल्टा क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। उसके बाद तृष्णा, तृष्णा का विलोम क्या होगा? तृष्णा का विलोम आपका तृप्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? तृप्ति, ठीक है। तृष्णा का विलोम क्या हो जाएगा? तृप्ति। आगे बढ़ते हैं। परकीय, परकीय का विलोम क्या हो जाएगा? स्वकीय। क्या हो जाएगा आपका? स्वकीय, ठीक है। परकीय का विलोम क्या हो जाएगा? जब आपका स्वकीय हो जाएगा, याद रखना है। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का विलोम क्या हो जाएगा आपका? सामाजिक। क्या हो जाएगा? सामाजिक। सबको याद करिए मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, निषिद्ध का आपका उचित या विहित, रिजु का आपका वक्र, तृष्णा का आपका तृप्ति, परकीय का आपका स्वकीय हो जाएगा। उसके बाद व्यक्ति का सामाजिक हो जाएगा। स्थावर, स्थावर मतलब आपका स्थिर होता है, तो स्थावर का विलोम क्या हो जाएगा? जंगम। स्थावर का विलोम क्या होता है जी? आपका जंगम होता है, ठीक है। उद्धत, उद्धत का विलोम क्या होता है आपका? विनीत होता है, ठीक है। उद्धत का विलोम क्या होता है? विनीत होता है, ये आपको याद रखना है। क्या होता है? विनीत होता है, याद रखना है। किसका? उद्धत का विलीन। और कृपा, कृपा का विलोम, विलोम क्या हो जाएगा? अकृपा। क्या हो जाएगा? अकृपा, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं कोप, बोल सकते हैं कोप, ठीक है। ये तो याद रखना है। निषिद्ध का विलोम उचित या विहित होता है, रिजु का वक्र होता है, तृष्णा का तृप्ति होता है, परकीय का स्वकीय होता है, व्यक्ति का आपका सामाजिक होता है, स्थावर का जंगम होता है, उद्धत का विनीत होता है, कृपा का अकृपा या क्रोप होता है। अकृपा या कोप, है ना, याद रखना है। पुनः एक बार सुनिए। निषिद्ध का उचित या विहित, रिजु का वक्र, तृष्णा का तृप्ति, परकीय का स्वकीय, व्यक्ति का आपका सामाजिक, स्थावर का जंगम, उद्धत का विनीत, कृपा का अकृपा या कोप हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले मैंने क्या बताया? इससे पहले मैंने बताया पर्यायवाची। पर्यायवाची मैंने बता दिया। देखो, आपका झंडा का केतु, ध्वजा, पताका, निशान, मेघ का बादल, घटा, वर्त, जन्या, जिमुत, जलद, निरद, वारिद, अम्बुद, तालाब का ताल, सर, सरोवर, तड़ाग, पोखर, जलाशय, वृक्ष का पेड़, कल्प, द्रुम, विटप, ठीक है। ये सब पर्यायवाची है। पर्यायवाची भी मैंने बता दिया, और मैंने आपका विलोम भी बता दिया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? विलोम भी हमारा कंप्लीट हो गया। निम्नलिखित समोच्चारित शब्द युग्मों में अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए। जबरदस्त प्रश्न है। निम्नलिखित समोच्चारित शब्द युग्मों में अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए। तो समोच्चारित शब्द युग्म किसे कहते हैं? तो वे शब्द युग्म जिसका उच्चारण तो समान होता है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, उसको समोच्चारित शब्द युग्म कहा जाता है। जैसे कि देखो, अंश, ठीक है। ये जो आपका अंश होता है, अंश, ये जो अंश है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जी खंड। क्या होता है? खंड या टुकड़ा बोल सकते हैं, ठीक है। और अंश है, अंश, ये वाला सा है, देखो अंश, इसका अर्थ क्या होता है? कंधा होता है। क्या होता है? कंधा, याद रखना है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? ये वाला अंश का अर्थ आपका खंड होता है, खंड या टुकड़ा, और इसका ये अंश का अर्थ क्या होता है? आपका कंधा होता है। आगे बढ़ते हैं। अभिराम, अभिराम का अर्थ क्या होता है जी? अभिराम का अर्थ होता है आपका सुंदर। अभिराम का अर्थ क्या होता है? आपका सुंदर होता है। और अविराम, अविराम का अर्थ होता है आपका, अविराम मतलब लगातार। अविराम मतलब क्या होता है आपका? लगातार, ठीक है। अभिराम मतलब सुंदर होता है, और अविराम मतलब क्या होता है? लगातार। उसके बाद क्या आपका नागर और नगर। देखो, नागर का अर्थ क्या होता है? नागर का अर्थ होता है आपका चतुर व्यक्ति। क्या होता है? चतुर व्यक्ति। नागर का अर्थ चतुर व्यक्ति होता है। और नगर का अर्थ क्या होता है जी? नगर का अर्थ होता है आपका शहर। नगर का अर्थ क्या होता है? शहर होता है। तो याद रखिए, अंश का अर्थ क्या होता है? खंड या टुकड़ा, और ये वाला अंश का अर्थ होता है आपका कंधा। अभिराम मतलब होता है सुंदर, और अविराम मतलब होता है लगातार। नागर मतलब होता है चतुर व्यक्ति, और नगर मतलब होता है आपका शहर। परिचारक और प्रचारक। देखो, परिचारक, परिचारक का अर्थ क्या होता है? परिचारक का अर्थ होता है जी आपका सेवक। क्या होता है? आपका सेवक, ठीक है। और प्रचारक, प्रचारक का अर्थ क्या होता है? प्रचारक का अर्थ होता है प्रचार करने वाला। क्या होता है इसका अर्थ? प्रचार करने वाला। प्रचारक का अर्थ क्या होता है जी? प्रचार करने वाला हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अंश खंड हो जाएगा,
और ये वाला अंश का अर्थ कंधा, अभिराम मतलब सुंदर, अविराम मतलब लगातार, नागर मतलब चतुर व्यक्ति, नगर मतलब शहर, परिचारक मतलब सेवक और प्रचारक मतलब प्रचार करने वाला हो जाएगा। हो गया, सबको समझ में आ गया। तो ये आपका समुच्चारित शब्द युग्मों के अर्थभेद है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। होपफुली समझ में आ गया होगा। मैंने अभी पर्यायवाची शब्द भी बता दिया, मैंने विलोम शब्द भी बता दिया जो पूछा गया है, मैंने आपको समुच्चारित शब्द युग्म भी बता दिया। तो ये सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है ना। कई क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, मेंस में कई क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करके जाना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये हो गया। अब आगे बढ़ते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है उस पर हम लोग चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। जैसे कि आप लोग को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, एक बार देख लो क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। आपको तद्भव रूप बताना है। तो ध्यान रखो तत्सम शब्द, जो तत्सम शब्द है ना आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। तो वे शब्द जो संस्कृत के समान है और जिसका प्रयोग हिंदी में जो का त्यों किया जाता है उसको तत्सम शब्द कहा जाता है। और तद्भव शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तद धन भाव। और तद का अर्थ होता है उससे और भाव मतलब बनने वाला। तो संस्कृत से बनने वाले जो नए जो हिंदी शब्द होते हैं उसको आपका तद्भव बोला जाता है। मतलब सीधा से आपको यह ध्यान रखना है कि तत्सम शब्द मतलब संस्कृत वाले शब्द और तद्भव शब्द मतलब आपका हिंदी वाले शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तत्सम के तद्भव रूप बताना है, मतलब हिंदी वाले रूप बताना है। चलिए पहला क्या दिया, देखो पहला दिया इच्छु। इच्छु का तद्भव क्या होगा जी, इच्छु का तद्भव क्या होगा, इच्छु का तद्भव हो जाएगा आपका ईख। क्या हो जाएगा आपका ईख, याद रखना है। ठीक है, इच्छु का तद्भव क्या होगा, इच्छु का तद्भव हो जाएगा आपका ईख होगा। क्या होगा, ईख। ईख मतलब होता है गन्ना। ठीक है, तो इसके बाद देखो मातृस्वसा। मातृस्वसा का तद्भव क्या हो जाएगा, इसका तद्भव हो जाएगा मौसी। क्या हो जाएगा आपका मौसी, याद रखना है। ठीक है, पंच त्रिशत। पंच त्रिशत का तद्भव क्या हो जाएगा आपका 35। क्या हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है बुभुक्षा। बुभुक्षा का तद्भव क्या हो जाएगा, बुभुक्षा का तद्भव हो जाएगा आपका भूख हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका भूख हो जाएगा, याद रखना है। तो इच्छु का ईक हो जाएगा, मातृस्वसा का मौसी हो जाएगा, पंच त्रिशत का 35 हो जाएगा और बुभुक्षा का तद्भव क्या हो जाएगा भूख हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। इच्छु का ईक, मातृस्वसा का मौसी, पंच त्रिशत का आपका 35 और बुभुक्षा का भूख। तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखना है, मतलब तद्भव मतलब हिंदी वाले रूप आपको लिखना है। तत्सम मतलब संस्कृत वाले रूप होता है, तद्भव मतलब हिंदी वाला। अब देखो खा क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। अब इन सभी शब्दों के आपको तत्सम रूप बताना है, मतलब संस्कृत वाले रूप बताना है। अदरक का क्या हो जाएगा, आद्रक हो जाएगा। अदरक का आद्रक हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओझा। ओझा का आपको ध्यान रखना है उपाध्याय। ओझा का तत्सम क्या हो जाएगा, उपाध्याय हो जाएगा। ठीक है, सेम देखो चितेरा। चितेरा का आपका तत्सम क्या हो जाएगा, चित्रकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका चित्रकार हो जाएगा, याद रखना है। और झरना। झरना का अगर आपसे तत्सम पूछेगा तो क्या होगा, निर्झर होगा। क्या होगा जी आपका निर्झर हो जाएगा। ठीक है, अदरक का आद्रक हो जाएगा, ओझा का उपाध्याय हो जाएगा, चितेरा का चित्रकार हो जाएगा। ठीक है, और आपका झरना का क्या हो जाएगा, आपका निर्झर हो जाएगा। ये आपका तत्सम रूप है। ठीक है, क्या है आपका तत्सम रूप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, देखो हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है छठवां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक सार्थक शब्द लिखिए। आपको एक एक सार्थक शब्द लिखना है, वाक्यांश दिया गया है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक सार्थक शब्द लिखिए जो बहुत गहरा हो। जो बहुत गहरा हो उसको क्या बोला जाता है, उसको आगाध बोलता है। क्या बोलते हैं जी, आगाध। जो बहुत गहरा हो उसको आगाध कहा जाता है। जो ममत्व से रहित हो, जो ममत्व से रहित हो उसको क्या बोला जाता है, निर्मम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्मम। भूत भविष्य और वर्तमान को देखने वाला, इसको क्या बोला जाता है, त्रिकालदर्शी। क्या बोलते हैं इसको, त्रिकालदर्शी। ठीक है, याद रखना है। भूत भविष्य और वर्तमान को देखने वाला को क्या बोला जाता है, त्रिकालदर्शी कहा जाता है, याद रखना है। और जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसको क्या बोलते हैं, लौह पुरुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लौह पुरुष। याद करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले था जो बहुत गहरा हो उसको क्या बोलते हैं, आगाध बोला जाता है। जो ममत्व से रहित हो उसको निर्मम बोला जाता है। ठीक है, भूत भविष्य और वर्तमान को देखने वाला त्रिकालदर्शी कहलाता है। और जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो वो आपका लौह पुरुष कहलाता है। क्या कहलाता है, लौह पुरुष। चलो अब इसके बाद चलते हैं सातवां प्रश्न क्या कर रहा है हमारा सातवां प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। अब आपको संधि विच्छेद करना है। देखो पहला शब्द क्या है, वध्वागमन। पहला शब्द है वध्वागमन, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा जी आपका, वधु धन आगमन। क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, वधु धन आगमन हो जाएगा, वधु धन आगमन। ठीक है,
वध्वागमन का संधि विच्छेद वधु धन आगमन हो जाएगा। परिच्छेद, परिच्छेद का संधि विच्छेद करिए क्या हो जाएगा, परिधन क्या हो जाएगा आपका छेद हो जाएगा, परिधन छेद परिच्छेद हो जाएगा। मनस्ताप का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मनः धन क्या होगा जी आपका ताप हो जाएगा, मनः धन ताप हो जाएगा। तट्टिका, तट्टिका का संधि विच्छेद करिए, तत् धन क्या हो जाएगा आपका टीका हो जाएगा, तत् धन आपका टीका, ठीक है, तत् धन टीका, एक सेकंड, तत् धन क्या हो जाएगा आपका टीका हो जाएगा, तत् धन टीका तट्टिका। उसके बाद स्वयंभूदय, स्वयंभूदय का संधि विच्छेद करिए, स्वयंभू, स्वयंभू धन क्या हो जाएगा आपका उदय हो जाएगा, स्वयंभू धन क्या हो जाएगा आपका उदय, ठीक है, स्वयंभू धन उदय क्या हो जाएगा, स्वयंभूदय हो जाएगा। उसके बाद देखो जलोर्मी, जलोर्मी का संधि विच्छेद करिए क्या हो जाएगा, जल धन उर्मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल धन उर्मी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पावक, पावक का संधि विच्छेद करिए क्या हो जाएगा, पौ धन अक हो जाएगा, पौ धन अक पावक हो जाएगा। उसके बाद हरेव, हरेव का संधि विच्छेद करिए, हरे धन क्या हो जाएगा आपका अव हो जाएगा, हरे धन अव हो जाएगा। ये सब इसका संधि विच्छेद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वध्यागमन का वधु धन आगमन, परिच्छेद का परिधन छेद, मनस्ताप का मन धन ताप, तट्टिका का तत् धन टीका, स्वयंभूदय का स्वयंभू धन उदय, जलोर्मी का जल धन उर्मी, पावक का पौ धन अक हो जाएगा और हरेव का हरे धन अव हो जाएगा। सभी को आपको ध्यान रखना है, क्या पता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए, ठीक है, तो सभी को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए हमारा 8वां प्रश्न, निम्नलिखित समासिक शब्दों का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। आपको समासिक शब्दों का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। यथाशक्ति, यथाशक्ति का अगर आप समास विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार, क्या हो जाएगा जी आपका शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति का समास विग्रह क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। और इसमें कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है, कौन सा समास है, अव्ययी, अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तो वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास कहलाता है। और अव्ययी भाव समास में पूर्व पद में यथा, प्रति, बे, बा, आ, अनु, अधि, इन सभी उपसर्गों का प्रयोग देखने को मिलता है। तो यहाँ यथा उपसर्ग का प्रयोग देखने को मिला है, ठीक है। तो यथाशक्ति का समास विग्रह शक्ति के अनुसार हो जाएगा। इसमें कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। तुलसीकृत, तुलसीकृत का समास विग्रह क्या हो जाएगा, तुलसी के द्वारा कृत, क्या हो जाएगा, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत। अब इसमें कौन सा समास है, इसमें आपका तत्पुरुष समास है, करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास है, याद रखना है। इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, करण तत्पुरुष समास है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो तुलसी कृत का समास विग्रह हो जाएगा तुलसी के द्वारा कृत, और ये करण तत्पुरुष समास को उदाहरण है। शास्त्र निपुण का समास विग्रह क्या हो जाएगा, शास्त्र में निपुण, क्या हो जाएगा जी आपका, शास्त्र में निपुण हो जाएगा, शास्त्र में निपुण इसका समास विग्रह हो जाएगा। अब यहाँ कौन सा समास है, यहाँ आपका अधिकरण तत्पुरुष समास है, कौन सा समास है, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास है, ये आपको याद रखना है, अधिकरण तत्पुरुष समास है, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए उसके बाद है आपका पंचानन, पांच है आनंद जिसके, पंचानन मतलब पांच है, पांच है आनंद जिसके, आनंद जिसके, अर्थात किसके बारे में बात हो रहा है जी, आपका हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी को भी पंचानन बोलते हैं और शेर को भी पंचानन बोलते हैं, ठीक है। अर्थात क्या हो जाएगा, हनुमान, क्या हो जाएगा जी, हनुमान, पंचमुखी, पंचमुखी हनुमान आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो पांच है आनंद जिसके अर्थात हनुमान। अब इसमें कौन सा समास है, इसमें बहुब्रीहि समास है, कौन सा समास है जी आपका, बहुब्रीहि समास है, ये आपको याद रखना है। कौन सा समास है बोलो, बहुब्रीहि समास है, ठीक है। तो यथाशक्ति का समास वगैरह क्या होगा, शक्ति के अनुसार, अव्ययी भाव समास है। उसके बाद तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, करण तत्पुरुष समास है। शास्त्र निपुण, शास्त्र में निपुण, अधिकरण तत्पुरुष समास है। पंचानन, पांच है आनंद जिसके, अर्थात हनुमान जी के बारे में बात हो रहा है, और ये कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न हमसे क्या पूछा गया, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। एक सेकंड में क्वेश्चन को पहले दिखा दे रहा हूँ। अब देखो आगे हम लोग को देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका निम्नलिखित में उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कीजिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लेते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 तक आज की क्लास में करेंगे, आगे की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कीजिए। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में मैंने आप लोग को बताया है। उपसर्ग मतलब ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित करता है, उपसर्ग कहलाता है। और ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित करता है, प्रत्यय कहलाता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कीजिए। तो अध्यक्ष, अध्यक्ष में आपको उपसर्ग को अलग करना है। तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, इसमें अधि धन अक्ष हो जाएगा, अधि, अधि धन अक्ष, अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है, अधि उपसर्ग इसमें।
निरंकुश, निरंकुश में क्या हो जाएगा, निर्धन क्या हो जाएगा आपका, अंकुश हो जाएगा, निर्धन अंकुश। इसमें कौन सा उपसर्ग है, निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संक्षेपण, संक्षेपण का अगर आप वो करोगे, इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, समधन अंक्षेपण, समधन अंक्षेपण। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है जी, सम उपसर्ग है। अपेक्षा, अपधन इच्छा, अपधन क्या हो जाएगा आपका, इच्छा हो जाएगा। इसमें कौन सा उपसर्ग है, अप उपसर्ग है, ठीक है। आकर्षण, आकर्षण को अगर तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आधन कर्षण, क्या हो जाएगा, आधन कर्षण। इसमें कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। उत्तेजित को अगर तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, उत्धन क्या हो जाएगा आपका, तेजित, उत्धन तेजित, ठीक है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, उत उपसर्ग है। मतलब अध्यक्ष में अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, निरंकुश में निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, संक्षेपण में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अपेक्षा में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, आकर्षण में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और आपका उत्तेजित में उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। कौन कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है मैंने बता दिया, कैसे कैसे शब्द को तोड़ना ये भी आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 का ख बोलता है, निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्दों की रचना कीजिए। निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्दों की रचना कीजिए। देखो अधा, अधा से दो शब्द बनाइए, क्या हो जाएगा, अधोगति, अधा धन गति, अधोगति हो जाएगा, ठीक है। और अधा पतन, क्या हो जाएगा आपका, अधा पतन, ये भी बन जाएगा, दो शब्द बन गया हमारा, ठीक है। उसके बाद देखो आ उपसर्ग से आपको दो, आपको क्या बनाना है, शब्द बनाना है। तो आगमन हो जाएगा, आगमन, ठीक है। आहार हो जाएगा, ये हो जाएगा दो शब्द। दूर, दूर उपसर्ग से दो शब्द बनाना है, तो दुर्गति हो जाएगा, दुर्गति। और क्या हो जाएगा, दुर्गम हो जाएगा। इनमें आपका दूर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, दूरधन गति, दूरधन गम, दुर्गम, ठीक है। तो अधा से अधोगति, अधा पतन, आ से आगमन, आहार, दूर से दुर्गति, दुर्गम, ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए, चलो क्वेश्चन नंबर 10 तक आज हम लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, निम्नलिखित प्रत्ययों से दो दो शब्दों की रचना कीजिए। प्रत्यय हमेशा क्या होता है, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ता है, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ता है। देखो वंत, वंत से अगर आपको शब्द का निर्माण करना है तो क्या बनाओगे, बलवंत, क्या हो जाएगा, बलवंत हो जाएगा। बलवंत के बाद आप एक और बना सकते हो, दयावंत हो जाएगा, बलवंत, दयावंत, ठीक है। हाँ, हाँ प्रत्यय से बनाना है, जैसे कि भूतहा हो जाएगा, भूतहा। भूतहा के बाद आपको बताना है कटहा हो जाएगा, भूतहा, कटहा, ये सब, ठीक है। आयत, आयत में पंचायत हो जाएगा, पंचायत शब्द का आप निर्माण कर सकते हो। आप लोकायत शब्द का निर्माण कर सकते हो, लोकायत, ठीक है, लोकायत हो जाएगा ये। तो लोकायत में कौन सा प्रत्यय है जी, आयत प्रत्यय। लोक धन आयत, लोकायत। पंच धन आयत, पंचायत। भूत धन हा, भूतहा। कट धन हा, कटहा। बल धन वन, बलवंत। दया धन वन, दयावंत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, प्रत्ययों से दो दो शब्दों की रचना करना था, हमने दो दो शब्दों की रचना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 का खा, और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट इसके बाद जो प्रश्न होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। आपको मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना है। मनुष्यत्व, मनुष्यत्व शब्द को अगर आप तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, मनुष्य, मनुष्य धन त्व, मतलब इसमें कौन सा प्रत्यय है, त्व प्रत्यय है। खपरेल, खपरेल को तोड़िए, खपरा धन क्या हो जाएगा, खपरा धन आपका एल हो जाएगा, ठीक है। खपरा धन क्या हो जाएगा आपका, एल हो जाएगा, खपरेल हो जाएगा। उसके बाद साधन, ठीक है, साधन क्या हो जाएगा आपका, धन हो जाएगा, ठीक है। साधन में हो जाएगा आपका साधन, धन हो जाएगा, साधन धन हो जाएगा, ठीक है ये। उसके बाद लिखित, लिखित में क्या हो जाएगा, लिख धन, लिख धन क्या हो जाएगा जी आपका, इत हो जाएगा, लिख धन क्या हो जाएगा, इत हो जाएगा, लिखित हो जाएगा। मानसिक, मानसिक में आपका इक प्रत्यय है और पंकिल में आपका इल प्रत्यय है। पंकिल में क्या हो जाएगा, पंक धन क्या हो जाएगा आपका, इल हो जाएगा, ठीक है। और मानसिक में कौन सा प्रत्यय है आपका, इक प्रत्यय है, ठीक है। मानसिक धन, मानसी धन इक हो जाएगा, सॉरी मानस धन इक आपका क्या हो जाएगा, मानसिक हो जाएगा। इसमें कौन सा प्रत्यय है आपका, इक प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है, इक प्रत्यय। तो देखो मनुष्यत्व में मनुष्य धन तो हो जाएगा, खपरेल में आपका खपरा धन एल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, देखो साधन में साधन धन हो जाएगा। उसके बाद लिखित में लिख धन इत हो जाएगा, मतलब इत प्रत्यय है। पंकिल में इल प्रत्यय है। सामाजिक में इक प्रत्यय है। साधन में आपका धन है, ठीक है। और उसके बाद मनुष्यत्व में त्व प्रत्यय है, खपरेल में एल प्रत्यय है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा जहां तक मैंने आप लोग को पढ़ाया है, ठीक है। मानसिक में मानस धन इक होगा जी, है ना, मानसिक में मानस धन इक हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। और क्या बचा है, देखो मानसिक तो मैंने बता दिया, पंकिल पंक धन इल हो जाएगा। पंकिल में क्या होगा आपको, पंक धन इल हो जाएगा। साधन में क्या होगा आपका, साध धन अन होगा, ठीक है। साधन में आपको ध्यान रखना है, साधन में क्या होगा, एक सेकंड ना, साधन में क्या होगा आपका, साध धन अन होगा, ठीक है। इसको तोड़ेगा तो क्या होगा आपका, साध धन क्या हो जाएगा आपका, अन होगा।
तो साधन में अन प्रत्यय है, मनुष्यत्व में त्व प्रत्यय है, मानसिक में इक प्रत्यय है, खपरेल में एल प्रत्यय है, लिखित में इत प्रत्यय है और पंकिल में आपका इल प्रत्यय है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस प्रकार से आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व किया है 2019 के जो प्रश्न पत्र थे उसका। और इससे पहले मैंने 2018 के भी प्रश्न पत्र को आपको सॉल्व करा दिया है। तो अगर आपने उसमें सॉल्व नहीं किया है तो आप लोग बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप सभी को पता है बहुत सारे क्वेश्चंस आपका रिपीट हो जाते हैं, तो निश्चित ही आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।